प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में कहा जाता है, सुनिए ठीक है नहीं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में क्या कहा जाता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो उसी मीडियम में या उसी मार्ग में वापस चला जाता है। तो मीडियम में समझूंगा। और ये परावर्तन तब सब, यदि आप एक कल्पना कीजिए कि अगर परावर्तन नहीं रहता तो क्या होता, क्या होता अंकेश? किसी चीज को देखने, क्योंकि परावर्तन मूलभूत भूमिका निभाता है प्रतिबिंब बनाने में, यानी हमको देखने में। तो परावर्तन मूलभूत एक क्या इवेंट है, एक घटना है, एक टॉपिक है। उसमें है क्या कि जब प्रकाश एक चिकनी सतह से या पालिशदार सतह से टकराता है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो क्या प्रकाश जो रूखा सरफेस उससे नहीं परावर्तित होगा? बताइए। होगा लेकिन हाँ, ऐसा नहीं, मतलब एक चिकनी कह दूं तो ऐसा नहीं कि और सब दिखेगा ही नहीं, यानी जिससे परावर्तन होता है वही दिखता ही है, ठीक है। तो यहाँ मैटर ये है कि किसी सरफेस, अलग कोई सरफेस की क्या होती है, मान लीजिए उसकी स्मूथनेस में टर्म नाप दूंगा, कोई ज़्यादा स्मूथ है, कोई कम स्मूथ है, उससे कम है, उससे अधिक है, ठीक है। यानी टकराएगा सबसे, परावर्तित तो सबसे होगा, ठीक है। लेकिन कितना अधिक होगा, कितना अच्छा होगा, ये अलग अलग बात है। तो हमको यहाँ ये सीखना है कि मैंने सीखा कि परावर्तन जो होता है जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। यानी एंगल ये नहीं, क्या जो अब उस पर हम क्या करते हैं, इसको अगर दिखाएं कि प्रकाश की लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे परावर्तित हो जा रही है, तो उसमें परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो ये कहता है कि आपतन कोण, यानी जो इंसिडेंट एंगल है, प्रकाश जैसे सरफेस पे गिर रहा है उससे पहले तो हम लंबवत खींचते हैं। क्या खींचते हैं? उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जहाँ वो गिरे वहीं क्या करते हैं? अभिलंब खींच लेते हैं। तो अभिलंब खींचने का क्या दायित्व है? अभिलंब खींचने का मतलब जो हमारी सतह हो उसके सदैव वो लंबवत रहना चाहिए। ये जो सतह है हमारी सरफेस है, तो मैंने लंबवत खींच लिया और लंबवत के बाद मैंने क्या किया, मैंने खुद इसमें पढ़ रहा हूँ कि जिस माध्यम में जिस दिशा से आ रही है वो जब उसी दिशा में वापस चली जा रही है। वैसा नहीं कि इसी में ऐसे ही वापस चली जा रही है। आपने इसको फिजिकल, जैसे कोलाजन गेंद फेंको, ठीक है ना, तो मैं उस प्रत्यास्थ गेंद है तो क्या होगा, ऐसा कोई वो जैसे यहाँ फेंकते हैं तो वो जैसे जिस एंगल पे जाती है उस एंगल पे आगे डाइवर्ट हो जाती है। तो वही वाली घटना, ऐसा नहीं मैं दीवार पे मारूंगा तो वापस आएगी, यानी मैं उसी मार्ग, कहने का मतलब कि अगर गेंद को भी अगर इस तरह से मारते हैं तो इससे ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही प्रकाश को भी यदि ऐसे क्या कहते हैं, वो करते हैं, गिराते हैं इस पे प्रकाश रे को, तो भी वापस ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन ऐसे गिरा रहे हैं तो जैसे गेंद जाता है वैसे ही जाती है, कि एक इलास्टिक बॉडी वाला मटेरियल जाता है वैसे ये जाएगी। उसमें ये बता रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल आई है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, रिफ्लेक्शन एंगल आर है, वो क्या होगा, सदैव बराबर होना चाहिए। परावर्तन का नियम है, प्रैक्टिकली आधारित है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। परावर्तन क्या हुआ, वो उस बॉडी का, उस सरफेस का गुण था, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा परावर्तन होगा ये उस बॉडी, जो परावर्तक सतह है उसकी स्मूथनेस पे, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी पे निर्भर करेगा। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन बिंदु है, परावर्तन बिंदु है, या आपतित किरण या परावर्तित किरण और क्या अभिलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो इसका डीप आप आगे पढ़ पाएंगे कि ऐसा क्यों इसको मैं लिखता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारक होता है। अगर मैं कहूँ, ये नहीं कहूँगा कि तीनों एक ही तल में होते हैं, तो आपका पहला नियम जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। केवल पहले नियम को मैं सेटिस्फाई करने के लिए कि I=R होता है, मैं क्या कहता हूँ कि तीनों एक ही तल में रहने चाहिए, ठीक है। तभी मैं ये फॉर्म सिद्ध कर पाऊंगा कि I=R होता है। तो परावर्तन से हमको, मतलब परावर्तन का मतलब बस खत्म, इतना ही परावर्तन है। इससे लाभ क्या होता है? प्रतिबिंब बनाने का मूलभूत भूमिका यही निभाता है। कहता प्रकार मैं वस्तु को जो देख पाता हूँ, कैसे देख पाता हूँ? लाइट गई, फिर से परावर्तित हुई, ठीक है। तरह तरह से जो लाइट जा रही है वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती है, हमको वो दिखता है। प्रतिबिंब हमारे आंखों की रेटिना पे वैसा बनता है। तो जो दूसरा मैटर, इसको नियम आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे भी करना होगा कर लीजिएगा। सर वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? देखिए, जो भी उत्तल, क्या आपके आंखों में जो है वो क्या है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है, अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा,
और आभासी किसी केस में बन जाता है, यदि मैं आग की बात नहीं, अगर मैं उत्तल लेंस की कोई बात करता हूँ तो आभासी किसी केस में बन जाता है तो वही सीधा बनेगा। और चूंकि हम जो देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, हमारी आंखें जितने भी प्रतिबिंब दिखाते हैं, जो भी वस्तु देखते हैं आप वास्तविक देखते हैं, तो वास्तविक जो बनता है हमेशा उत्तल लेंस में उल्टा बनता है। और ये आपका समायोजन है कि जैसा थोड़ी है कि आँख से जितना देखते हैं उतना साइज में भ्रम हो सकता है, साइज में भ्रम होता है। पानी में कोई वस्तु रखी हो, आप उसको देखिए, ठीक है ना, हो सकता है वो डिफरेंट साइज की दिख सके, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हुआ है। हाँ, एक दूरी का अनुमान थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यदि पानी में कोई वस्तु रखी हो 10 मीटर की गहराई पे, तो हो सकता है आपको लगे कि 8 मीटर की गहराई पे हो, थोड़ा ऊपर ही है, ठीक ना, तो ऐसा लगेगा। उस चीज़ को मैं पढ़ूंगा अभी आगे। तो थोड़ा सा जो दिखने का तात्पर्य आता है वो केवल परावर्तन का नहीं है, उसमें थोड़ा सा अपवर्तन का भी क्या योगदान है। जैसे मैंने रिफ्लेक्शन सीख लिया ना, जो दूसरा टर्म था क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मामला एक ही बॉडी से था, अंदर एक ही मीडियम से था, प्रकाश गया, टक्कर होके वापस आया, बात खत्म। अब इसमें क्या था, अपवर्तन में क्या था कि एक माध्यम है, कोई और माध्यम, ये कोई और माध्यम, μ1 से दिखा लिए, μ2 से दिखा लिए, ठीक है। तो इसमें एक और माध्यम और दूसरा माध्यम से मतलब क्या, बताओ, दो माध्यम कोई अलग अलग बता सकते हो? सघन क्या होता है? सघन माध्यम मान लें डेंसर है, चलो नीचे डेंसर दिखाओ। सघन माध्यम को क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम, और ये लाइटर मीडियम कह सकते हैं, ठीक है। लाइटर मीडियम हो गया और डेंसर मीडियम हो गया। तो इसमें मैं पढ़ता हूँ कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन एक घटना है, अब लंब मैंने खींच लिया सतह के लंबवत। अपवर्तन जो घटना होती है वो ये समझाती है कि जब प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो आपतित हो रही है तो क्या ये ट्रांसपेरेंट, ये सरफेस क्या ट्रांसपेरेंट है। और परावर्तन वाला मैटर क्या था कि वो एक तरफ से क्या था, कलई किया गया था, तभी उसका वहाँ अपवर्तन की घटना नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ दोनों घटनाएं होती हैं, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है। यानी कुछ प्रकाश को इसे टकरा के वापस चला जाएगा, परावर्तन की घटना को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो कुछ अंदर भी जाएगा, पारदर्शी है तो जो अंदर जाएगा उसके लिए जो नियम बनता है उसी को अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो ये अंदर जाएगा तो क्या होगा। तो परावर्तन को छोड़िए, अपवर्तन वाले में मैं आता हूँ। तो क्या जो रे आ रही है, जो किरण आ रही है, उसको मैं आई एंगल से दिखा देता हूँ, इंसिडेंट एंगल, कोई उसमें डाउट नहीं। तो उसमें कहता हूँ कि ये क्या करता है, आपतन उसको अपवर्तन उसको कहते हैं कि वो जो दूसरे माध्यम में जब रे जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जैसे इसको जाना था ऐसे, तो या तो ये इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी, ये अपवर्तन होता है। और क्या, जो इसकी वेलोसिटी पहले मीडियम में थी दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी अपवर्तन में आप क्या सीखेंगे, वहाँ से हाथ हटाना छोड़ दीजिए, ठीक है। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग और दिशा दोनों बदल जाती है, दोनों परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत बता लोगे ना, क्या उसका प्रकाश का जो वेग है और उसकी जो दिशा है वो दोनों बदल जाएगी। क्यों बदलेगी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। अभी तो मैं सीख लिया नियम ना कि बदल जाती है, आपने सीखा भी है इसको पूर्व में, बहुत इजी, बहुत कठिन मैटर नहीं बता रहा है। 10वीं में पूरा इससे अच्छे से दिया है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हमने सीख लिया कि क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि उसकी गति जो क्या कहते हैं, हमने सीखा ना कि उसमें क्या स्पीड क्या हो जाती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है या बढ़ जाती है, दोनों होती है। परिवर्तित का मतलब क्या होता है कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, यानी डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। और उसकी दिशा के बारे में क्या है कि दिशा क्या हो जाती है, डायमेंशन नहीं, उसकी क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज। तो पहले मैं स्पीड के बारे में बात करता हूँ। तो स्पीड वाला एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर ये माध्यम विरल था, यदि मान लेते हैं एयर था, आसान से आप ही चल लेते हैं ना, अपने चलने की बात कर लेते हैं, आसान से आप चल लेंगे ना, इसमें एयर में चलते ही हैं। अगर पानी भरा हो उसमें जाना हो तो पैदल चल के ही जाना हो, मान लो इतना ही पानी भरा, आराम से चले जाइए उसमें, तो क्या उतने आराम से जा पाएंगे जितना फ्री एयर में चलते हैं। तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मुझको भी जो दिक्कत होती है, तो आपको मतलब कि आप एक बॉडी, अगर बॉडी को आपकी बॉडी साइज को अगर दृष्टिकोण बड़ा कर लें तो क्या आप पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे।
तो जब एक पार्टिकल को दिक्कत हो रही है तो प्रकाश का पार्टिकल भी है और तरंग है तो अलग बात है। जानते इसमें डाउट क्यों होता है? डाउट इसलिए अलग दो तरह की प्रकृति को निरूपित करता है। इसका मूलभूत एक कारण जानिए। कहते हैं ना तरंग की तरह भी दिखता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो ये तरंग जो आप जो तरंग समझते हैं, मैं जो तालाब में पत्थर मारते हैं तो ये वेव तरंग ऐसे होते हैं ना, तो इतना आपको दिखता है, इतना बड़ा लगभग ना, ऐसे ऐसे, इससे छोटा तो दिखता ही नहीं होगा, इससे और बड़ा भी दिखता है, समुद्र की लहरें और बड़ी, तो वही तो तरंग होता है। तो क्या ये पानी वहां थोड़ी जाता है? जाने कि यहाँ वाला पानी आगे चला जाए, नहीं ब्रह्म है, वो पानी अपने ही यहाँ ऐसे ऐसे गति करता है। कैसे? मान लीजिए समतल सतह थी जो पानी वाली तरंग थी, क्या एक बार मैं पत्थर यहाँ मारा, ठीक है, यहाँ का पानी धस गया ना भाई, उसमें प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, वो क्या करा, अंदर दब गया। तो जब अंदर दबा वो पानी तो क्या हुआ, इधर ये बगल वाला पानी, ये बगल वाला पानी तुरंत उसको फिलअप करने के लिए यहाँ दौड़ पड़ा। तो एक यहाँ से ऐसे उठ गया, एक यहाँ से ऐसे उठ गया। अभी जब पत्थर मारता हूँ तो अब जब ये इसको भरना शुरू किया तो यहाँ भर गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, इस बगल वाले की अपेक्षा यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा खाली हो गया स्पेस। अब ये इसको भरने की कोशिश करता है, देखिए भर, अब यहाँ खाली होगा, ये इसको भरने की कोशिश करेगा, यहाँ खाली होगा, ये इसको भरने की कोशिश करेगा। ऐसे आपको ये तरंग दिखती है। तो कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे वाला मैटर रहता है, ऐसे ऐसे करता है। अब रोप को एक्सरसाइज करने वाले को देखते हैं ना, रोप जो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, वो हर पार्टिकल आगे पीछे थोड़ी जाता है, वहीं का वहीं रहता है, बस ऊपर नीचे गति करता है। तो जो यहाँ तरंग है इसमें क्या दिखता है कि भाई ये जो आयाम हो गया, इसका आयाम कितना हो गया, इतना ये नीचे जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है। ये जो इसका आयाम है क्या है, एम्पलीट्यूड इतना है, 10 इंच का, 5 इंच का, या 2.5 इंच का, या 1 मीटर का मैक्सिमम। अगर लहरों की बात कर लें तो 2 मीटर की, उससे भी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो वो तरंग की बात करेंगे तो ऐसे होगा। लेकिन ये तो दिखता है ना, इतना अधिक ऊपर नीचे जा रहा है। और जब इसकी मैं तरंग दैर्घ्य की बात करता हूँ, इसके आयाम की बात करता हूँ, तो बहुत तुच्छ चीज है। किसमें? एंगस्ट्राम में मापी जाती हैं, नैनोमीटर में नापी जाती हैं, यानी 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -10, इस रेंज में मापी जाती हैं। तो बताइए कितना छोटा है। वो लगभग हमको सीधा ही दिखेगा, क्या कहेगा, सीधा ही दिखेगा उसको। अगर उसने दिखा क्या, मान लो अगर दिखा ही नहीं सकते, मान लो एक जूम करते हैं, उसको जूम करके देखते हैं तो ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ना तरंग। तो सीधे सीधे मैं मान सकता हूँ सीधा ही जा रहा, काम खत्म। वैसा हमारे पास टेलीस्कोप नहीं है कि उसको उतना मैं 10 लाखवां गुना या 1 करोड़ हो जाएगा। अगर तुम इसको गिनोगे तो 9 जीरो है ना, 8 जीरो 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, उतना मैं जूम नहीं कर सकता। अगर करोगे तब तो तुमको तरंग की तरह एक फॉर्म दिखेगी। तो इसीलिए वो उसमें भ्रम होता है, इसीलिए वो दोनों तरह से बिहेव करता है, तरंग की तरह भी कण की तरह। क्योंकि सामान्य हम देखें तो वो तरंग की तरह, कण की तरह ही बिहेव करेगा। जब बहुत अंदर की बात है, बहुत अंदर तक हम उसको अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको तरंग की तरह बिहेवियर उसका दिख सकता है। इसलिए कहते हैं क्या, अभी आप जो इंटरफेरेंस का है, जो बताया था ना कल वाले, इंटरफेरेंस की घटना है तो उसको तरंग साबित कर देती है, और विवर्तन की। तो ये दोनों घटनाएं देखो, विवर्तन जब तभी फॉलो करता है जब छिद्र की साइज बहुत छोटी हो, बहुत बड़े छिद्र के लिए नहीं, यानी उस छिद्र की साइज लगभग एकदम उतना तो कर ही नहीं सकते उसकी तरंग दैर्घ्य या उसके एम्पलीट्यूड के बराबर, लेकिन उसकी कोटि का लगभग हो जाए। इतना छोटा, जितना छोटा मैं छिद्र बना सकता हूँ उतना छोटा छिद्र बनाता हूँ, तो उस छोटे छिद्र से ही विवर्तन की घटना सामने आती है। इसको आगे आप पढ़ेंगे। तो बस उतना ही मैटर था, वो तरंग थी लेकिन हमको दिखता है कण की तरह, क्योंकि तरंग उसके जो एम्पलीट्यूड है, जो उसका तरंग दैर्घ्य है, जो उसका मेन फीचर होता है एम्पलीट्यूड और तरंग दैर्घ्य, वो क्या होते हैं, वेवलेंथ, वो बहुत छोटी होती है। हाँ, तो यहाँ जो ये कमी आ रही है इसकी स्पीड में, मेन चर्चा हमारी ये है कि स्पीड में कमी आ रही है, तो उसको रियल फील से आप जान सकते हैं कि यहाँ कम कठिनाई थी, यहाँ ज़्यादा कठिनाई है, यहाँ कम भीड़ है, यहाँ ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक ज़्यादा है। इससे भी समझ आ रहा है ना, हो रहा है ना दिक्कत, भाई यहाँ ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ ज़्यादा भीड़ थी, हमको जाने में दिक्कत हो रही थी, स्पीड उसकी स्लो हो गई, ठीक है। यहाँ ट्रैफिक कम है, यहाँ पार्टिकल कैसे है, दूर दूर है, यहाँ क्या एकदम पास पास है, दिक्कत होगी ना इसको? हाँ, नहीं होगी तो होगी तो बोलो, यानी स्पीड कम होगी ना। कब कम होगी? जब विरल माध्यम से सघन में जा रहा है तो कम हो जाएगी, और सघन में से विरल में आ रहा है तो क्या होगा, तेज हो जाएगा, मतलब जितना उसमें था उससे तेज हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो ठीक है कि नहीं? आ रहा है समझ में कि नहीं? फालतू चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। मान लो ये विरल माध्यम था और ये सघन है, पास पास
कण है, तो इसमें प्रकाश की यदि स्पीड मैं मान लेता हूँ कि 30 मीटर पर सेकेंड है, तो उसमें कितना हो जाएगा, सेकंड में कम होकर 29 हो जाए, 28 हो जाए, ऐसा समथिंग होगा ना। हाँ, अगर मैं इसको सेकंड मान लेता हूँ, तो इसमें मान लेता हूँ कि इसमें 28-30 है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 30-31 हो जाएगा। नहीं, कुछ विरल से सेकंड में जाएगा तो कम हो जाएगा स्पीड, सेकंड से विरल में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने कम होने वाला यानी वेग परिवर्तन का मतलब समझ में आ गया, क्यों परिवर्तित होता है अपवर्तन में, बोलो। यानी इस प्रकार से हमारा वेग परिवर्तित हो जाता है। एक प्रश्न इसमें और था कि इसकी दिशा जो बदलती है वो क्यों बदलती है, एक दिन मैं बताया भी हूँ, ठीक है। जो दिशा बदलती है इसकी, आखिर डाइवर्ट हो रहा है ये, या तो इधर हो रहा है या तो इधर हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है ना, वेग कम हो गया, बात अलग थी, ठीक है ना। तो दिशा क्यों भिन्न हुई, तो मैं जो देखता हूँ, अभी बताया भी हूँ, यहाँ छोटा मटेरियल, छोटा कण मान के एक जो हम रे को कहते हैं, एक छोटी सी रे, मतलब एक सिंगल रे को तो हम देख ही नहीं पाएंगे प्रकाश की, एक सिंगल रे को मैं देखना संभव ही नहीं है। मैं जो देखता हूँ क्या, चलो ये लग रहा है कि लाइट की रे आ रही है, जो हमको दिखता है कि लाइट की रे आ रही है, वास्तव में कितने होंगे उसको जब जूम करेंगे, कितना, अरे 10⁻⁹ मीटर एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे हैं, तो पता नहीं ये 1 mm की मैं अगर रे देख रहा हूँ, 1 mm का मतलब कि 1/10⁻³ मीटर, यही तो होता है 1 mm। तो अभी भी कितना जीरो है, 6-7 जीरो का अंतर है, यानी इसको जूम करेंगे तो पता नहीं उस 1 mm में कितनी तरंगे होंगी। बात समझ में आ रही है, होगी ना। जिसको मैं एक रे कहता हूँ, समझने का तात्पर्य समझना, एक रे जिसको मैं देख के समझ रहा हूँ, उसको वास्तव में जानूंगा तो उसमें कई लाइट रे होंगी, ठीक है, होंगे ना। क्योंकि जो आप एक रे समझ रहे हैं वो लगभग 1 mm तो देख सकते हैं, उससे कम क्या देखेंगे आप, कि एक किरण आ रही है, चलो ठीक है, एक छोटा सा 1 mm का मैंने छिद्र किया है, ठीक है, क्या 1 mm का छिद्र किया है, उससे लाइट रे आ रही है, वो एक रे मैं मान लेता हूँ, चलो एक रे आ रही है, एक बीम आ रही है, एक किरण आ रही है। लेकिन जब मैं उसको जूम करूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा कि जब उसकी तरंगदैर्घ्य इतनी छोटी होती है, इतनी कम होती है, उसका एम्पलीट्यूड उतना कम होता है, तो उस 1 mm में तो हमको लग रहा है कि 10, 20, 50, 100, 150 तरंगे होंगी, प्रकाश तरंगे। बात समझ आ रही है। तो जब ठीक है, इसी को थोड़ा सा जूम कर दो। अब कितनी इसमें तरंगे मैं मान लेता हूँ, 5-7। ये हम तो जो रियल लाइफ में देखते हैं इसको एक ही तरंग मानते हैं, लेकिन मानते हैं अब क्या, इसको और विचार करके कि चलो इसमें कई तरंगे हैं, ठीक है। अब ये ऐसे आ रही हैं समान गति से, ऐसे आ रही हैं समान गति से। कौन पहले टच हुआ सरफेस में, इधर वाली ना सरफेस टच हो गई, यानी ये इसमें इंटर करती है दूसरे मीडियम में, उस समय ये कहाँ रहती है, ये वाली यहाँ रहती है, ठीक है। अब इसकी चाल तो मान लो अभी ऊपर वाले में 30 चाल है समझाने के लिए, और नीचे वाले में 25 है, ठीक है चाल। तो ये तो अभी ये वाली रे तो अभी ये वाली रे तो अभी 30 से ही चलेंगे ना, 30 से। और इसकी चाल क्या हो गई, अब इसकी चाल तो 25 हो गई ना। तो यानी ये जब तक यहाँ आएगा, यानी इस दूरी तक तय करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये मतलब कम समय में इतनी दूरी आ जाएगा। वो उतने समय में क्या यहाँ आ पाएगा, ये वाला यहाँ नहीं आ पाएगा ना, ये और पहले ही रह जाएगा, यानी तिरछा हो गया थोड़ा सा। समझ में आ गई, थोड़ा एकदम छोटा सा लाग दिखता, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यही कम हो गई थी। अब वो यहाँ से यहाँ जितनी दूर में आएगा उतने समय में थोड़ा सा आगे चला गया होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तो यहाँ से कम होगी ना, यानी इस वाली दूरी को तो कम समय में तय कर लिया ना, तो यानी थोड़ा सा बेंड हो जाता है, यानी इसको जाना ऐसे चाहिए था। तो ये जिस समय यहाँ पहुँचता है वो इस समय थोड़ा कुछ अधिक दूरी तक पहुँच जाता है, यानी इस तरह तिरछा हो गया, यानी इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये जाना चाहिए था ऐसे। क्लियर है कि क्यों बेंड होती है, ठीक है ना। इसी का उल्टा कर दो, अगर ये विरल है, ये नहीं, ये सघन है, ये विरल है, तो वैसे दूर वाला मैटर हो जाएगा, वो पहले तेज हो जाएगा, ये बाद वाला कमजोर हो जाएगा, सेम इसी का उल्टा। तो यानी ये मैटर था केवल वेलोसिटी वाला, कि वेलोसिटी जो परिवर्तित होती थी उसी का मेन मुद्दा था, उसी से क्या दिशा भी परिवर्तित होने का कारक है। कौन पहले इंसिडेंस कर जाता है, कौन बाद में उस पर गिरता है। अब एक थोड़ा सा मैटर और इसमें, कि लाइट रे यदि सीधे गिर गई हो सरफेस पे, अंकेश, ठीक है, अगर ये हमारा दूसरा मीडियम है और लाइट रे सीधे गिर गई हो, तो जो अपवर्तन होगा तो कहते हैं ना दिशा बदलेगी,
इधर जाना है तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी इधर, या इधर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी। बात समझ आती है ना, दोनों में से कोई एक होगा। वो इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा गण है कौन विरल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर रे लाइट सीधे लंबवत आ रही है उसके, तो वो किस दिशा में जाएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, या अंदर की तरफ उधर जाएगी, या बाहर की तरफ आएगी? अरविंद किधर, इधर जाएगी? अच्छा इधर भी जा सकती है, इधर भी आए, इन चारों ओर फैल जाएगी। मतलब क्या मतलब, किधर नहीं जाएगी? अच्छा ऐसे नहीं जाएगी और किधर भी जा सकती है जी। अपवर्तन पढ़ लिया है तुमने ना, बताओ अपवर्तन में क्या पढ़ा है कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो डाइवर्ट होती है दिशा से। अगर ये वाला विरल है, ये सघन है, तो इधर डाइवर्ट होगी। अगर ये सघन है, ये विरल है, तो इधर डाइवर्ट होगी। यानी वास्तविक अपनी जो जिस पे उसको जाना चाहिए था उस पे तो नहीं जाएगी। तो क्या यहाँ क्या होगा, तो बताइए किधर जाएगी? इधर जाएगी तो उधर जाएगी, या हो सकता है आगे की तरफ आ जाए, या पीछे के अंदर की तरफ उधर चली जाए, डाइवर्ट होगी। जसमिंदर क्या हल्का सा मार्क्स अपने विचलित हो जाएगी, वही पूछ रहे हैं किधर विचलित होगी? अब ये नहीं बता सकते। विचलित होने का इसलिए मैं पहले रीजन बता चुका हूँ, ठीक है। क्या विचलित होने का रीजन बताया, ध्यान देना, बताया ना विचलित कैसे होती है। ये आया, जूम करके दिखा रहा हूँ। कौन, ये वाला पहले पहुँच गया ना, ये वाला पहले पहुँच गया, ये जब यहीं है तब तक ये यहाँ आ गया। अब ये तो इसकी स्पीड कम हो गई या और इसकी स्पीड अधिक है, यानी जब तक ये यहाँ आएगा और तो इसको यहाँ आ जाना चाहिए, इसको भी यहाँ जाना चाहिए तब तक ना, लेकिन वास्तव में यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि इसकी स्पीड कुछ कम थी। यानी मान लें यहाँ आ गया, तो यानी ये क्या हो गया, ऐसे हो गया बेंड, ऐसे बेंड हो गई लाइट। बेंड होने का ये ना थ्योरी थी बेंड होने की। तो यहाँ क्या था कि एक रे पहले आ जाती थी, एक बाद में आती थी दूसरे मीडियम में। यही कारण था ना, क्यों, जो डिफ्लेक्शन का कारण क्या है कि उस किरण पुंज का ही एक हिस्सा पहले दूसरे मीडियम में पहुंच जाता है और दूसरा हिस्सा बाद में पहुंचता है। एक साथ सारी जो बीम का जो पूरा पार्ट है वो एक ही साथ इस पे नहीं गिरता है। और यहाँ क्या दिख रहा है, सारी किरणें तो साथ ही गिर रही है ना, तो कहाँ डिफ्लेक्शन होगा। इसलिए मैं पहले समझा लिया हूँ, यानी ये सीधे ही जाएंगे, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी आप अपवर्तन की अवधारणा बदलने की, अपवर्तन का ये मतलब हर जगह नहीं होगा कि नहीं उसकी दिशा बदलेगी, बदल सकती है। हाँ वेग कंफर्म है, वेग में परिवर्तन कंफर्म है, क्योंकि मीडियम बदलेंगे तो तय है कि वेग थोड़ा बदले या अधिक बदले, लेकिन बदलेगा तय है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेग कंफर्म है बदलना, दिशा भी बदलती है, अनिवार्य नहीं है। अगर मैं सीधा नॉर्मल पे इंसिडेंस करूं, नॉर्मल यानी अभिलंबोत उसको गिरा दूं रे को, उसमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल उसकी स्पीड में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। अपवर्तन भी लगभग खत्म ही चल रहा है, थ्योरी इसका कॉन्सेप्चुअल टर्म खत्म। अब क्या है आगे, अपवर्तन के नियम है वही पुराना फंडा, फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे आपने पढ़ा ना अभी परावर्तन में। एक नियम इसका, एक नियम मैच ही करता है, क्या, वो आपतित बिंदु वाला, आपतित बिंदु अपवर्तित बिंदु, परावर्तित की जगह अपवर्तित बस कर लेना है, या अपवर्तित किरण या आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये तय होता है। अगर ये इसलिए मैं प्रतिबंध लगाता हूं कि अगर ऐसा नहीं लगाऊंगा तो जो परावर्तन का नियम मैं कह रहा था ना कि आई के बराबर होगा, ये नापूंगा मैं कहाँ से, कहाँ मैं आई नापूंगा, कहाँ आर नापूंगा, को तुम अभिलंब कहीं और खींच दोगे, मैं कहीं और खींच दूंगा, हो जाएगा ना, दिक्कत ये हो जाएगी। बस इसीलिए मैं वो पहले एक शर्त रख दे, समझ लो शर्त है एक, दूसरे एक नियम को सही करने के लिए दूसरे नियम की शर्त है, वो तभी वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वही नियम यहाँ भी लागू होता है आगे की परिभाषा बनाने के लिए, कि पहला क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो इसमें बन रहा है ना, इसमें कोण में परिवर्तन आ रहा है ना, एक जाएगा ऐसे, यानी इससे बना आई और ऐसे बना रिफ्लेक्ट होके, रिफ्रैक्टिव एंगल जो हो गया आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो दूसरा नियम आता है वो क्या कहलाता है, सेकंड लॉ जो आता है वो क्या है, वो ये है कि चाबी है क्या, चाबी तुम्हारे पास है, दे दो। सेकंड लॉ जो है वो क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन,
त्रिकोणमितीय साइन आप परिचित हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की जो आपका अपवर्तन कोण है उसकी ज्या, यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ये नहीं बदलता है एक किसी केस के लिए। ये मीडियम और ये मीडियम फिक्स हो गया तो रे मैं कहीं से गिराऊंगा, कितना भी आई और आर बदलूंगा, ये अनुपात हमेशा सदैव बराबर रहेगा। ये कहने का तात्पर्य है। क्या अगर मैं किसी दो निश्चित मीडियम कर लूँ कि इन दोनों मीडियम के लिए हमेशा मुझको प्रयोग करना है, तो उसके लिए साइन आई और साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई का मान मैं कुछ भी बदलूँ, आर का मान कुछ भी बदलूँ, लास्ट में जो उसका अनुपात निकालूंगा वो क्या आएगा, सेम आएगा हरदम, दो निश्चित मीडियम के लिए। बस ये मीडियम हमको कंफर्म करना है कि हाँ इस मीडियम और इस मीडियम के लिए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, दूसरे अपवर्तन के जो दूसरा नियम है उसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में लिखा होगा साइन आई अपान में साइन आर, ठीक है, और उसको खींचे कांस्टेंट, तो मैं कह दिया कांस्टेंट कह दिया, लेकिन इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव, एक नया टर्म आ गया, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब है इसका, अपवर्तनांक, ठीक है, क्या, अपवर्तनांक, यानी एक नया टर्म मैंने सीखा, क्या आज आया है, अपवर्तनांक आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आया है। ये क्या बताएगा, मैंने फिगर बनाते समय म्यू से दर्शाया था ना, ये म्यू1 हो गया माध्यम में, म्यू2 माध्यम हो गया। ये कहीं ना कहीं म्यू क्या दिखाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक ही दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है, अपवर्तनांक। तो थोड़ी सी अपवर्तनांक पे चर्चा कर ले, फिर समझ में आ जाएगा हमको। यानी मैं एक जो कांस्टेंट लिखा था वो ये आएगा कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, उसको मैं यही कहता हूँ। तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप अपवर्तनांक शब्द आया है तो अपवर्तनांक जानते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मैंने देखा था ना कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट माध्यम बदलने में प्रकाश की चाल बदल जाती है ना। हाँ, उसी एक टर्म से कि जो हमको एक नया टर्म हो गया, जैसे जो हमको डायरेक्ट एक अनुभूति देगा, डायरेक्ट आपको मन में एक विचारधारा ला देगा कि हाँ इसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी, जो निर्वात में होती है उससे कम रहेगी या अधिक रहेगी, ऐसा हमको हमारे पास एक मैटर दे देता है। कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अपवर्तनांक एक टर्म है, एक पैरामीटर है प्रकाश का, जो हमको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये विचारधारा दे देता है, ये समझाने का प्रयत्न कर देता है, बिना किसी प्रयोग के, बिना किसी झाम के। वो केवल उस अपवर्तनांक को देख के जान पाएगा कि प्रकाश की स्पीड निर्वात से कम रहेगी उसमें या अधिक रहेगी, बस इतनी अवधारणा देता है। यानी कहीं ना कहीं ये संज्ञान लाता है आपके मन में कि प्रकाश की स्पीड इस माध्यम में कितनी रहेगी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई शहद है, उसमें बताओ प्रकाश कितनी तेजी से चलेगा, तो हम थोड़ी जान पाएंगे। अब हमारे पास क्या कोई प्रकाश की स्पीड नॉर्मली नाप सकता है, नहीं नाप सकता है। अब भाई जो जिसने प्रयोगशाला में नापा, जिसने अध्ययन किया था उसका बताओ, वो बात की बात है, वो प्रयोगशाला वैसी, उसके पास वैसे इंस्ट्रूमेंट थे, वैसी व्यवस्था थी, उसने नाप लिया, ठीक है ना। मैं घर पे थोड़ी नाप पाऊंगा। तो ठीक है, उस समस्या का समाधान करने के लिए कि सबको आसानी हो जाए, सब जान जाए कि किस माध्यम में प्रकाश की स्पीड कितनी हो, तो एक बार सारे मटेरियल का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है सब में प्रकाश की चाल नापी गई है, ठीक है। कोई एक नापा ही है, लेकिन अब नहीं बताएगा आपको एक नया मैटर, तो कितना आप याद करेंगे। वही म्यू आपको अगर उस माध्यम का पता रहेगा तो आप उसकी चाल का अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज या कितना कम उसमें रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको मैं अपवर्तनांक कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है, ये बताने की चेष्टा करता है कि उसमें प्रकाश का वेग कितना रहेगा, ठीक है। अब जानते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अनुपात होता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो ये निर्वात था, क्या था, निर्वात था, क्या था, निर्वात, और रेखा का हमारा कोई मीडियम है, कोई निश्चित मीडियम है, क्या है, निश्चित मीडियम है, निश्चित हमारा कोई एक निश्चित मीडियम है। तो हमने पढ़ा ना कि इसमें कुछ और वेलोसिटी रहेगी, इसमें कुछ और वेलोसिटी रहेगी, v1 हो गया, v2 हो गया, रहेगा ना। ये मैं अपवर्तन में सीख गया हूँ, नॉर्मल थ्योरी से भी सीख सकता हूँ, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से भी सीख सकता हूँ।
कंजस्शन ज़्यादा है यहाँ तो यहाँ स्पीड कम हो गई, और यहाँ कम कंजस्टेड एरिया है तो यहाँ स्पीड ज़्यादा रहेगी, यहाँ अवरोध कम मिलेगा, यहाँ अवरोध ज़्यादा मिलेगा। यानी कणिका सिद्धांत से भी मैं समझ सकता हूँ, कॉर्पस थ्योरी से भी, और तरंग सिद्धांत से भी जान सकता हूँ। तो इतना कंफर्म है कि इसमें भी स्पीड अधिक, इसमें कम रहेगी। तो मैंने एक नया टर्म जो कहता हूँ इसी को ले लेता हूँ कि चलो इसमें ठीक है, इसमें कितना कम है। दूसरे वाले में भाई यूनिवर्सल तो क्या है, सबसे अधिक तो यही रहता है ना निर्वात में ही। इस U1 को क्या कहते हैं, सी कहते हैं ना। 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर, सबसे उससे अधिक थोड़ी कहीं होती है। ठीक है, यानी जो वो स्पीड है उससे कितना कोई कम होता है उसी का मापन मैं कर लेता हूँ। जैसे कह लेता हूँ कि मान लो इसमें आपका जो भी रहा हो, जो मीडियम रहेगा उसके हिसाब से उसकी चाल रहेगी। तो मैं कर लेता हूँ, मान लीजिए कि V2 चाल है, यहाँ C चाल है। तो मैं जब क्या कर रहा हूँ कि अब इसका निकालता हूँ कि चलो V2 है, तो ये ऊपर वाले में C था, नीचे वाले में V2 था। इसी एक नए अनुपात को मैं क्या कहूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहूँगा। यानी जो अब मैं इसको कहता क्या हूँ, इसको कहता हूँ कि इसका अपवर्तनांक है, किसका, इस माध्यम का। इस रिजल्ट को क्या कहता हूँ, इस रिजल्ट को C/V2 को ये कहता हूँ कि ये एक जो मीडियम था उसका अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष में, निर्वात के सापेक्ष में। बस समझ में आई। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक अनुपात की तरह जानेंगे। क्या, एक अनुपात जो हमको केवल इतना संज्ञान देता है, इतना समझने की मतलब शक्ति देता है कि हम अनुमान लगा सकें कि प्रकाश की स्पीड इसमें कितनी रहेगी। ठीक है, तो उसको जब एक एक मैं निकालता हूं तो क्या निकालता हूं कि जिस माध्यम के सापेक्ष निकालूंगा वो उसकी वेलोसिटी ऊपर, और जिसके माध्यम का निकालूंगा उसकी वेलोसिटी नीचे। तो मैं जो अगर प्रकाश की जो एब्सोल्यूट स्पीड होती है, जो निर्वात में होती है, वही एब्सोल्यूट स्पीड होती है, अगर उसके सापेक्ष निकालता हूं तो उसका वास्तविक जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, इसी को आप एक टर्म दिया होगा किताब में, निरपेक्ष करके, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्या, C/, में कौन, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसमें उसके प्रकाश की स्पीड जितनी है वो रख देंगे। अब मैं पूछूं हवा का अपवर्तनांक बता दीजिए आप, तो क्या बता देंगे, हवा में जो स्पीड है उसको नीचे रख दीजिए। कितनी स्पीड होती है, 3.0 × 10⁸ ही होती है ना। निर्वात में भी वही होती है ना, वही 3 × 10⁸ लगभग उतनी ही होती है ना। तो इसका मान भी लगभग एक ही आ जाता है। यानी मैं पूछ लूँगा यहाँ कि हवा का अपवर्तनांक, क्या कहूँगा कि हवा का अपवर्तनांक कितना था, तो आपने निकाल के दिखाया कि चलो निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी और हवा में कितना, इतना, दोनों का मान लगभग सेम था, नहीं एक आ गया। ठीक है, वास्तव में एकदम सेम, प्रैक्टिकली एकदम सेम नहीं होता है। ये वास्तव में क्या होता है, ये होता है 1.008 ऐसे करके होता है। ठीक है, इतना एक ना करके मैं क्या लिखा हूँ, 1.008। अगर ये दोनों बराबर रहता तब तो कट के एक आता ना। अगर नीचे वाला कम रहेगा तो ही ऊपर वाला एक से बड़ा आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अगर आपका हर कम है, अंश ज्यादा है, तो एक से अधिक ही मैटर आएगा ना, नहीं आएगा जी। अगर हर ज्यादा है 3 है, और नहीं अंश ज्यादा है 3 है, और डिनोमिनेटर जो हर होता है वो कम है, तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, एक से अधिक आएगी ना। तो मैं क्या यही सीखा हूं ना कि निर्वात में जो चाल होगी उससे कम ही हवा में होगी। लगभग समान रहती है लेकिन कुछ कम रहती है, लेकिन मैं उसको लगभग समान उसके मान लेता हूं। तो वही जितनी वो कम रहती है तो इसीलिए वो 1 आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 1 से अधिक आ रहा है, 1.0008 आ रहा है। अगर मैं और किसी का निकाल लूँ, मान लीजिए चलो हम निर्वात के सापेक्ष नहीं निकालना है हमको, मैं कांच के सापेक्ष निकाल लूँ। अब क्या कहना है हमको, एक कांच लिख देता हूँ तो कहूँगा कि हमको इस मीडियम का, अगर इसको हम वाटर ले लेते हैं, कहेंगे वाटर का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो क्या लिखूंगा, कांच वाली स्पीड ऊपर लिख दूंगा v1, जिसके सापेक्ष निकालना होगा वो स्पीड ऊपर, और जिसका निकालना होगा उसकी स्पीड नीचे। ठीक है, तो ये आपका मैटर आना चाहिए, बस इतना ही आपको याद करना है। अगर आपका वाटर का निकालना है कांच के सापेक्ष, तो वाटर वाला नीचे रहेगा, कांच वाला ऊपर। ठीक है ना। तो जो आपका आया था वो साइन I अपान R, साइन I अपान साइन R आया था। ये कहता है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 μ2,
ये कहता है कि ये इतना, यानी दूसरे जो पीछे है उसी का अपवर्तनांक रहता है किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अगर v के फॉर्म में लिखता हूं तो लिखूंगा v1/v2, अगर म्यू के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा μ2/μ1। बात समझ में आई। म्यू क्या था, म्यू वहाँ उस पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक था, जो मैं यहाँ से अगर प्रकाश की सापेक्ष निकालूंगा तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आता है, वो μ1 होता है, μ2 होता है। अगर माध्यम के सापेक्ष निकालूंगा तो ये क्या है, इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, जो बाद में उसी का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, पहले वाले के सापेक्ष। अच्छा, अपवर्तनांक पहली बार तो नहीं पढ़ रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, 10 में है, इतना तो मैं 10 सालों को बता चुका हूं, ठीक है। बता लेंगे अपवर्तनांक। एक रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है कि एक जो सनलाइट है, सन रे है, वो उस माध्यम में कितनी तेज चलेगी उसका, और निर्वात में कितनी तेज चलेगी उसका अनुपात रहता है। यानी निर्वात में कितनी तेज चलेगी उसका, उस वेलोसिटी का, और जो माध्यम में चल रही उस वेलोसिटी का। तो ये किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि निर्वात के सापेक्ष है ये अपवर्तनांक। तो जो भी निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है उसको मैं क्या कहता हूँ, अलग से एक नाम देता हूँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहता हूँ, निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यदि किसी माध्यम के सापेक्ष निकाल लेता हूं तो अभी माध्यम वाला बताया था कि माध्यम वाला, उस माध्यम में प्रकाश की चाल लिख लो और जिस माध्यम का निकालना है उसकी नीचे लिख लो, ये उसका आ गया, ठीक है। तो अगर मैं निकालता हूं, देखो क्या मैं कह दिया था ना वहाँ μ2/μ1 कैसे लिखता हूँ, देखो ठीक है। मैं पहले कांच का निकाल लेता हूँ, कांच का निकालूंगा निर्वात के सापेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक तो क्या आएगा, c/, मान लेते हैं v1 आएगा ना। अगर कांच में स्पीड क्या है, कांच में स्पीड v1 है, तो इसका मान मैं म्यू के समान मान लेता हूँ, चलो म्यू हो गया, μ1 हो गया। और फिर मैं जल का निकाल लेता हूँ, जल में क्या होगा, c/, अगर जल में प्रकाश की चाल u2 है और इसका मान क्या है, μ2 है, ये लिखा था ना। तो मैंने वहाँ क्या कर दिया था, वहाँ कर दिया था कि इन दोनों का आपस में अपवर्तनांक, तो इसको एक साथ अनुपात ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, μ2/μ1 आ जाएगा। और इसको इसका अनुपात इसका लेंगे, इसका इसके साथ अनुपात, तो μ2/μ1 आ जाएगा। उसी हिसाब से इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, u1/u2 आएगा। आप करके अनुपात देख लीजिएगा। क्या मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन कौन सा फार्मूला है जी, बताओ। 1/, बताएंगे, वो चीज़ आने दो, हाँ आगे थोड़ी जा रहा है, पहले जो सीख रहे हैं उसको सीखने दो। मिरर फार्मूला क्या, सारा फार्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अरे म्यू से डर नहीं लगेगा, म्यू को कहो, म्यू लिखो चाहे एन कहो, बात बराबर है। एन को भी आप अगर छोटी किताबें लेंगे, छोटी क्लासों के, उसमें तो एन से दिखाया होगा। हो सकता है आपकी किताब में कुछ किताबों म्यू से दिखाया होगा, कोई और राइटर किताब रहेगी तो उसमें एन से दिखाया होगा, ठीक है। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर केवल म्यू कह रहा है, किसी के सापेक्ष नहीं बता रहा है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वो प्रकाश की स्पीड के सापेक्ष है, नहीं निर्वात के सापेक्ष है। अगर किसी माध्यम का नाम दिया है तो उस माध्यम के सापेक्ष निकाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने अपवर्तनांक जान लिया। अपवर्तनांक की कोई घटना, जैसे इसमें आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो क्या आएगा, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो अगर ऊपर मैं सघन लेता हूं, यानी डेंसर, नीचे ले क्या लेता हूँ, लाइटर ले लेता हूँ, लाइटर मीडियम यानी विरल। तो क्या होगा, मैं क्या यहाँ देख रहा था, यहाँ एक घटना देख रहा था ना कि सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको इधर जाना था लेकिन इससे डाइवर्ट होकर इधर जाएगी, इतना ठीक है ना। ये आई मान लेता हूँ, यार मानता हूँ, अलग बात है, हाँ। यानी ये अभिलंब से दूर हटती है, जब भी सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। और थोड़ा सा इस आई को बढ़ा दो, ऐसे कर दो, और दूर हट जाएगी ना, और बढ़ा दो आई को, क्या और दूर हट गई ना। एक कोण क्या ऐसा आएगा जिसपे ऐसे निकल जाएगा, आएगा ना,
तो आता है ऐसा कोण यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर लाइट इंसिडेंट कराने पे वो इस अभिलंब के सीधे 90 पे चली जाती है, उसको क्या कहते हैं? इस एंगल को क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन की घटना जब होती है तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब से 90 के एंगल पे निकल जाती है। ठीक है ना भाई? क्या था? डाइवर्ट होती है, सघन से विरल में जाती है तो इधर जाती है, इधर आ रही है तो इधर जाएगी, और थोड़ा सा झुका दो और इधर जाएगी, और थोड़ा झुका दो ऐसे चली जाएगी, थोड़ा सा और झुकाओगे तो पता चलेगा ऐसे ऊपर ही चली जाएगी, ये जाएगी। ठीक है, यानी क्रांतिक कोण पे क्या होता है? 90 पे निकल जाती है। अब क्या करेंगे? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि और थोड़ा सा नीचे कर दें, हो सकता है ऐसे ही चली जाए, जाएगी ना जी? जाती है। तो अब जानिए क्या कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण पे जब हम लाइट को इंसिडेंस कराते हैं तो लाइट 90 के एंगल पे, अभिलंब से 90 के एंगल पे निकल जाती है। तो हमको ये भी समझ में आता है कि थोड़ा सा तब क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और लाइट की जो हम इंसिडेंट एंगल है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो लाइट क्या कर जाएगी? उसी माध्यम वापस चली जाएगी, अपवर्तन घटना होगी ही नहीं होगी ना। तो उस केस को ही मैं क्या कहता हूँ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता हूँ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जहाँ अपवर्तन हुआ वहाँ कहाँ अपवर्तन हुआ? माध्यम, दूसरे माध्यम में वो आई ही नहीं ना आई दूसरे माध्यम में। यानी ये किस कब संभव है? जब ऊपर सघन माध्यम हो, नीचे विरल माध्यम हो, तो ही ये चीज संभव है। यानी अब आप क्रांतिक कोण के बारे में क्या बताएंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत निकल जाती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में मैं ये जान पाऊंगा कि अगर क्रिटिकल एंगल जो हम आपतन कोण ये आई गिराते हैं, इस आई का मान उस क्रिटिकल एंगल सी से यदि अधिक होता है तो वो किरण ऐसे उस माध्यम में जाएगी नहीं, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसको आप सीख चुके लगभग। बस यही कि जब कोई रे जब हम इंसिडेंट कराते हैं किसी सरफेस पे, किसी स्मूथ सरफेस पे, तो यदि वो क्रिटिकल एंगल से अधिक पर इंसिडेंट होती है तो वो किरण क्या होगी? दूसरे माध्यम में न जाके अपने पुराने उसी पहले माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें तमाम आपके उदाहरण मिलेंगे, अपवर्तन में मिलेंगे। आप एक घटना में प्रश्न खुद ही पूछ लेता हूँ, इतना चर्चा बहुत है। एक प्रश्न है ना, आपने क्या देखा है? पेन कभी डालिएगा, पेन पानी में आधा डूबी हो आधा कम, तो क्या लगता है ना, जहाँ से पानी के अंदर दिख रहा है वहाँ से थोड़ा टेढ़ा दिखेगा ना, ऐसा दिखता है ना। क्या होता है जानते हैं? जब आपने पेन यहाँ रखा है तो यहाँ तक तो हम लाइट को डायरेक्ट देख लेते हैं ना, जैसे उस पर टकरा रहा है वैसे हमारे पास आ जा रहा है ना, समझ आ रही है। लेकिन यहाँ की राइट में जब एक ये वाला जो हमको आना होगा ऐसे आना चाहिए ना, इसको ऐसे ही टकरा के हमारे पास आ रहा है ना, बात समझिएगा। जो पेन ये पानी में डूबी हुई है ऐसे टकरा के आना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपवर्तन की घटना पढ़ाऊं कि ये तो सघन माध्यम है, पानी तो सघन ही माध्यम है ना, और मैं एयर में खड़ा हूं, तो जब ये यहाँ जाएगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। मैं अभिलंब खींचता हूं, ये सतह है, सतह यही है ना, अगर यही अभिलंब खींच लेता हूं तो इसको अभिलंब खींच लो ऐसे, अगर इसको ऐसे जानी है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, हमको लगेगा कि कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, यानी थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। किसके कारण? केवल अपवर्तन के कारण डाइवर्ट हो जाएगी ना। अब ये वाला तो सीधे हमको ऊपर वाला हिस्सा सीधे डायरेक्ट हमारी आंखों पे जा रहा था, लेकिन जो ये नीचे पानी में जा रहा था उसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाके ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, तो हमको तिरछा दिखता है। उसका बिंब क्या कहते हैं? उसका बिंब कहते हैं, वास्तविक बिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, बिंब नहीं, बिंब तो वस्तु को ही कहते हैं। ठीक है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं, इसका आप पूरा डिटेल बना के लाइएगा, कौन सी मतलब आपको। और कोई घटना अंकेश जो अपवर्तन पे आधारित हो? हाँ, कांच वाला चटक, कांच में जो चटक पड़ता है क्या होता है? क्रैक हो जाता है तो अधिक चमकता है ना। शीशा फूटा देखे हो? नहीं चमकता है भाई, सामान्य शीशा से अलग क्यों दिखता है? अभी तो शीशा ही रहता है ना। तो वहाँ क्या होता है भाई, मैंने क्या ले लिया, शीशा का एक पार्ट ले लिया, ये बीच में क्रैक हुआ है तो यानी बीच में क्या है? एयर भर गया, एयर आ गया ना, वहाँ एयर तो जा ही सकता है, जब उसमें गैप है तो एयर जाएगा ही। तो अब मैं क्या पढ़ा, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वहाँ तो मैं नाप के प्रकाश ऐसा थोड़ी है कि किसी एक एंगल पे गिरा रहा हूँ,
किसी एक एंगल पे दिख रहा था ना, मतलब जो एयर में प्रकाश है वो चारों दिशाओं से आ रहा है, हर एक एंगल पे जा रहा है, तो उस मतलब उसमें कुछ प्रकाश ऐसा भी होगा जो क्रिटिकल एंगल से अधिक पे जाता होगा। इस सरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा हवा के लिए और इस सघन माध्यम कांच के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा उससे कुछ जो सारी दिशाओं में प्रकाश जा रहा है उस पर, इधर से इधर से इधर से इधर से सबसे जाता है ना। ऐसा नहीं कि एक निश्चित दिशा से प्रकाश आता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे एक निश्चित दिशा से प्रकाश केवल आता, अगर परावर्तन की घटना न होती तब ऐसा हो पाता। अरे प्रकाश कहीं से आया, उसमें टकरा रहा है तो फिर वहां से मेरे पे आ रहा है, तो ये तो मैं दिख पा रहा हूँ। अब सूर्य के सामने तो मैं खड़ा नहीं हूँ, फिर भी मैं दिख रहा हूँ, यानी चारों तरफ से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होके, उससे परावर्तित होके, उस सतह से परावर्तित होके, यानी यहाँ जो लाइट इस पे इंसिडेंट होती है उस क्रैक वाले पे चारों दिशाओं से होती है, यानी उस रे में कुछ ऐसे रे भी होंगी जो उस पे क्रिटिकल एंगल से अधिक पे गिरती होंगी, और जो क्रिटिकल एंगल से अधिक पे गिरते हैं तो वहाँ क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी वहीं से वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो वो चीज़ अधिक चमकती है। ठीक है, हाँ हीरा चमकता है, उसका कारण अपवर्तन ही है, लेकिन हाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है, लेकिन ये केस नहीं रहती है वहाँ भी लगभग यही केस है। केस आपको डिफाइन वही करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या होता है हीरे में, हीरे की जो शेप होती है षष्ठ कोणी जो भी रहती है, ठीक है, एक बार प्रकाश इंटर किया बात अलग है, तो जो हीरे को जो तराशा गया रहता है ना उसकी साइज, अच्छे उतना बताइए, उतना कठिन उसका जो भी डिजाइन है उसको ऐसा थोड़ी देखने के लिए केवल अच्छा लगेगा, उसको ये मापा गया है कि वो कांच और एयर के सापेक्ष उसका कितना क्रिटिकल एंगल होगा, उससे उस हिसाब से उसको तराशा जाता है कि जब भी वो लाइट गिरे तो हमेशा उसको इस एंगल पे उस काट को उस सतह को बनाया रहूं कि हमेशा जो इंसिडेंट एंगल ये वाला एंगल, ये तो पड़ गया अंदर चला गया, ठीक है, लेकिन ये लाइट जब इधर जा रही है ना, अबे भाई ऐसे जा रही पारदर्शी है तो इसको निकल जाना चाहिए, ठीक है ना, तो लेकिन मैं इसको इस शेप में बनाया रहता हूँ, ऐसे या ऐसे जो भी हीरा की शेप होती हो डायमंड की, तो ऐसे बनाया रहता हूँ कि ये रे जो गिरे तो इस सरफेस पे क्रिटिकल एंगल से अधिक पे गिरे, और क्रिटिकल एंगल से अधिक पे गिरेगी तो बाहर ना जाके क्या करेगी, अंदर ही आ जाएगी। और फिर क्या करता है, दूसरे सतह को भी, अब जैसे ये टकरा के इधर आती है और दूसरे को भी वैसे ही कटा रहता है, वैसे ही उसको तराशा गया रहता है कि उस पर भी वो गिरे तो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक पे ही गिरे, और फिर प्रकाश क्या उसे परावर्तित हो जाए। बात समझ आई, इसी में ये गोल गोल घूमता रहता है। बात समझ आई, तो इसलिए हीरा चमकता है। अब क्या इस तरह का मतलब कि एक बार लाइट में रख दिया तो हमेशा चमकेगा, है ना, एक बार उसको लाइट मिल गई तो चमके। हो सकता है कि हजारों साल बाद वो लाइट कम हो जाए, कम होती भाई कितनी भी है उसमें तमाम तरह के अवरोध थे, कुछ तो इधर उधर थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, सब तो क्रिटिकल एंगल पे थोड़ी गिरेगा, कितना भी अच्छे से तराशा गया हो। लाइट हमारा मित्र थोड़ी नहीं, मैंने उसको सिखाया नहीं हमेशा तुम क्रिटिकल एंगल पे ही गिरना। अरे कुछ अवरोध आया, कुछ मैटर आया तो सारी लाइटें नहीं, कुछ लाइटें, यानी माना जाता है कि लगभग अगर एक बार भी उसको प्रकाश मिला हो तो लगभग 25 साल 24 साल 100 साल 150 साल तक तो चमकेगा ही। इंटेंसिटी उसकी कम होगी धीरे धीरे समय के अनुसार, लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। 100 प्रकाश गया है, 100 प्रकाश की रे मैं मान लेता हूं कि हीरे के अंदर गया है, तो अगर एक साल में एक भी निकलता है तो अभी 100 साल लग जाएंगे ना उसको मतलब न चमकने में। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सारी रे उसी में रह जाती होंगी, कुछ निकलती ही नहीं है, कभी निकलती ही नहीं होंगी, कुछ निकलती भी होंगी समय के साथ, ऐसा कंडीशन उसमें आता होगा, हाँ, लेकिन उसको निकलने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए हीरा चमकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं उसको एकदम अंधेरे कमरे में ही रख दिया, अब हजारों साल तक वो अंधेरे कमरे में ही रहेगा, 24 घंटे बाद सुबह होनी ही है, फिर प्रकाश उसमें जाएगा ही, ठीक है। तो ये हीरा का मैटर था। मोबाइल का ग्लास लगता है ना, मोबाइल वाला ग्लास, उसमें नीचे एयर भर के आता है तो क्या होता है, वो भी दिखता है अलग ना, देखो ना वो चीज़, तो एयर को देख सकते हैं, हवा को देख सकते हैं नहीं, देख सकते हैं हवा को नहीं ना, वहाँ तो देख लेते हैं ना कि अरे यार यहाँ एयर मतलब एयर बन गया है, कह लेते हैं। लेकिन हमको जो वहाँ डिफ्लेक्शन दिखता है, हमको नॉलेज है कि नहीं वहाँ एयर पैक है, इसलिए मैं कह देता हूँ कि दिखता है, वास्तव में एयर को मैं देख थोड़ी सकता हूँ। तो वहाँ क्या होता है, वो अलग थोड़ा सा चमकता है, जो उसके आसपास का सतह है, आसपास का जो सरफेस है जहाँ एयर बना रहता है, जो ग्लास में लगाता हूँ किसी स्क्रीन पे, किसी मोबाइल की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, तो वो अलग थोड़ा सा दिखता है वहाँ एयर जैसे, इसलिए कि अगर ऊपर वाला माध्यम उसके क्या था, कांच की भांति था ना लगभग, तो वो सघन माध्यम था, और नीचे वाला क्या है, वहाँ थोड़ा सा एयर है, अलग मीडियम है। वही वाले पुरानी थियरी, कुछ तो ऐसा प्रकाश का होगा, जो बीम होगी, रे होगी, ऐसी होंगी जो उसके क्रिटिकल एंगल से अधिक पर गिरती होंगी, और वही क्या होंगी, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन की घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, वो चमकेगा। चाहे वो हो जाए, चाहे अंदर जो क्या रहता है, ये आपका क्या कहते हैं उसको, बबल बनता है ना, बबल पानी का हो या साबुन का हो जो बनता है, वो चमकता है ना। क्यों चमकता है? साबुन वाला बबल ऊपर क्या होता है, सब क्या है, वो लिक्विड का फ्रेम हो गया ना, ऊपर पूरा ऐसा, अंदर नहीं एयर है, ऊपर तो लिक्विड, तभी तो वो फुला हुआ है। तो यानी ऊपर सघन माध्यम, अंदर विरल माध्यम, इसलिए वो चमकता है। यानी वहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो गई। तो तमाम आपको घटनाएं मिलेंगी। अब कितना मैं आगे ना हो, तमाम घटनाएं हैं, जो भी आप बताइएगा उसको मैं समझा दूंगा। क्या? हाँ, 7 दिया है तो आप 7 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक वो जो इम्पोर्टेंट है क्या, मिरीचिका वाला, अभी जो भी क्या मिराज, मिराज उसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मिरीचिका, ठीक है, अंग्रेजी में उसको मिराज कहते हैं। वो भी दिया होगा, तो जरूर दिया होगा किताब में, कंफर्म है। तो उसमें हाँ एक और दिया होगा, देखो एक किताब खोला है, दिख रहा है क्या, उसका एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। बताया भी था ना मैंने पहले, ऑप्टिकल फाइबर भी होता है, एक डिवाइस है। ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में क्या कहते हैं, या तो प्रकाशिक रेशा कह लीजिए या प्रकाशिक तंतु कह लीजिए, ठीक है। तो ये मिराज जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वही पुरानी घटना, सब अपवर्तन से रिलेटेड है और परावर्तन से। तो अधिकतर जो आपको रियल लाइफ में दिखता है, वो जो भ्रम वाला मैटर उत्पन्न करता है, वो कौन करता है, अपवर्तन करता है। भ्रम वाला मैटर, जितनी घटनाएं होती हैं अपवर्तन ही करता है। तो क्या करता है, मान लीजिए रेगिस्तान की अलग बात छोड़िए, वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं गर्मी के सीजन में यहाँ की बात करूँ, तो जो हाईवेज हैं, अगर हाईवे पे आप गर्मी दोपहर में चलाएं गाड़ियाँ, तो दूर पे अगर पेड़ नहीं रहेगा तो भी लगेगा यार वहाँ तो छाया बनी है या तो पानी है, ऐसा लगता है। ऐसा लगेगा आपको, बाइक चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे, पेड़ भी नहीं है किनारे पे, तो भी आपको कुछ दूर लगेगा कि वहाँ या तो पानी है गिरा, या तो वहाँ किसी चीज़ की छाया है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब पानी की तरह हमको दिखता है, यानी कुछ अलग दिखता है, डार्क दिखता है या अलग दिखता है। तो उसका कारक, छाया बनने का कारक क्या होता है कि ऊपर क्या हो जाता है, जो जमीन से सतह की जो वायु रहती है वो गर्म हो जाती है गर्मी के सीजनों में, ठीक है। सतह की वायु एकदम हीट हो जाती है, सरफेस से जो अर्थ सरफेस के कारण वो हीट रहती है, इसलिए वो भी संपर्क में रहने से हीट हो जाती है। और ऊपर की एयर जितना ऊपर जाते हैं उतना वो थोड़ा सा कोल्डनेस रहती है ऊपर की एयर। तो जब आप जानते होंगे थोड़ा सा कि अगर हीट एयर है और कोल्ड एयर है तो डेंसिटी दोनों में किसकी अधिक रहेगी, हीट एयर की कम रहती है डेंसिटी भी होते हैं। हीट एयर में पार्टिकल दूर दूर रहते हैं ना, ये समझ में आता है ना, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, उनकी गति ऊर्जा अधिक रहती है, अधिक वाइब्रेशन होता है, तो दूर दूर हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। गैसों का आयतन क्या करने पे, गर्म करने में बढ़ता है ना, तो वो गैस ही तो है यार। तो नीचे वाला हीट अधिक मिला, वो गर्म होकर फैल गया, दूर दूर हो गए पार्टिकल। ऊपर वाला सघन की तरह काम कर गया, नीचे वाला विरल की तरह। ऊपर से रेज आई, सघन माध्यम, विरल माध्यम, पुरानी घटना तुम पढ़े हो, ठीक है, ये होता है। तो हम उसको छाया क्यों दिखती है, होता ना। अब सघन माध्यम में प्रकाश आया और नीचे गया नहीं, ऊपर चला गया, इसलिए आपको क्या अंधेरा या काला काला थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, परछाई दिखती है ना काला काला। क्या उसका मतलब क्या है कि प्रकाश वहां पहुंचा ही नहीं था, इसलिए तो वो दिखता है काला काला, जैसे हमको लगता है कि छाया बनी है। तो वो इसीलिए दिखता है कि प्रकाश वहां पहुंचा ही नहीं, सघन माध्यम में आया, विरल माध्यम पड़ा था, तो कुछ जो प्रकाश का जो हिस्सा था, कुछ हिस्सा वो क्या अधिक से अधिक हिस्सा क्या अपवर्तित हो गया, परावर्तित हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और कोई उदाहरण, ये ऑप्टिकल फाइबर वाला, ये ऑप्टिकल फाइबर का एक डिवाइस है, इसका इस समय महत्वपूर्ण उपयोग है। और अब तो मान लीजिए हमारे पास वायरलेस सुविधा हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है आईटी फील्ड की, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी फील्ड की। नहीं तो जो सबसे पहले इसका बहुत उपयोग, अब भी उपयोग चलता है, जब भी आप सिग्नल्स भेजते हैं ना, अभी रेलवे का जो भी पटरी रहती है उसके नीचे वायर मोटे मोटे इतने बड़े, अब अगर आप काम होता हुआ देखे हो तो पहले तो इतनी बड़ी पाइप रहेगी मोटी, उसके अंदर फिर एक पाइप लग रही है, उस केबल की सुरक्षा के लिए कोई लगी रहती है, उसका कोई दायित्व नहीं है, तो अंदर केबल रहते हैं। अब उस केबल में एकदम पतला आकार, लगभग आपका होता है 1 mm से कम, 1 mm से भी कम, जो रेशा आप करेंगे ना, प्रकाशिक रेशा ऑप्टिकल फाइबर उतना मोटा दिखा है ना, वास्तव में वो 1 mm से भी पतला होता है। 1 mm से हमको लग रहा है कि वो दिखाया था 1 मीटर का 10⁴ हिस्सा, या 1 मीटर का 10⁵ हिस्सा वो रहता है, उसकी मोटाई, डायमीटर उसका। तो कितना पतला होगा आप खींच के भी नहीं बता सकते, खींच के बताएंगे तो भी 1 mm से वो अधिक हो जाएगा, ठीक है, बहुत पतला। तो उसमें क्या होता है, उस पतले वाले में तो क्या उसमें ऐसा आपके मन में भ्रम नहीं ना, ये जो आपको दिखाया है कि उसके अंदर खाली स्थान है,
ऐसा नहीं ना कि वो खाली स्थान है, मतलब क्या खोखला वायर है जो देख रहे हैं फिगर आप, ऐसा नहीं समझ में आता है कि वो खोखला वायर है, खोखला नहीं रहता है, वो एक मटेरियल है जो सघन माध्यम का काम करता है। सघन माध्यम खोखला थोड़ी रहता है। मतलब अधिकतर मैं लोगों को 2-3 बच्चों का मेरे पास जो डाउट था वो ये था कि सर ये दिख रहा है अंदर, हाँ प्रकाश ऐसे जाता है ऐसे परावर्तित है, ये खोखला है, प्रकाश जाता है ऐसे लड़के वापस आए, ऐसा नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तभी घटती है सघन माध्यम में घटती है, इसके लिए आप श्योर हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में थोड़ी घटती है, सघन से विरल के लिए केवल घटती है। तो ये वाला मटेरियल है पूरा, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहता है, क्या पारदर्शी मटेरियल रहता है, एक बार थीन, और इसमें प्रकाश ट्रांसपेरेंट में प्रकाश आसानी से जा सकता है। जैसे ही इसमें जाता है, अब ये ऊपर दूसरे, भाई वहाँ एयर तो रहता नहीं, मैं भाई वायर बनाया उसके ऊपर कोडिंग किया रहता हूँ, तो इस पर उस परत की कोडिंग की जाती है जिसका अपवर्तनांक क्या हो, इससे कम हो। ठीक है भाई, अपवर्तनांक जिसका अधिक तो वो अधिक डेंसर हो गया, जिसका कम वो कम डेंसर हो गया, यानी वो लाइटर का काम करेगा, तो कम अपवर्तनांक वाला यहाँ अधिक वाला ये, तो ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ऐसे ऐसे ये तो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आगे बढ़ती जाती है। चूँकि आप जानते हैं कि ये जो है इसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड है, तो एक सिग्नल को अगर भेजना हो प्रकाश की तरंग दर और प्रकाश की फ्रिक्वेंसी में बदल के हमको भेजना हो, तो 1 सेकंड में कितना भेज सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर। बहुत सुगमता हो गई ना, तो इसका यही लाभ है कि मैं किसी ट्रैफिक सिग्नल को या किसी इंपॉर्टेंट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कम समय में भेज सकता हूँ। और कोई उदाहरण? हाँ, तारों का टिमटिमा बात समझ में आती है किसी को? क्यों लगता है कि नहीं वो जल रहा बुझ रहा है या कम अधिक हो रहा है ना, ऐसा क्यों होता है? किसी के पास कोई आइडिया है इसके बारे में? उसको भी अपवर्तन ही सिखाएगा। कभी हमको लगता है कि लाइट इधर से आ रही है, क्या होता है वास्तव में तो लाइट सीधे ही आनी चाहिए थी, लेकिन हमको क्या लगता है कि माध्यम भाई उतनी दूरी है ना, उतनी दूरी थी, और यहाँ हम सरफेस पे हैं, पता नहीं कहाँ कितना जो माध्यम है वो कितना डेंसर है, कितना लाइटर है, हीट के हिसाब से होगा ना, हीट की दर कितनी है। अगर हमारे यहाँ सघन है, बीच में विरल है, फिर सघन है, तो लाइट आई, मान लीजिए हम अगर एज्यूम कर लेते हैं चलो यहाँ से यहाँ तक सघन है, ऐसे आई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ा सा डाइवर्ट हुई, डाइवर्ट होना तय है एक तो ना, क्या रिफ्रैक्शन में डाइवर्ट होना तय है अगर माध्यम बदल रहा है, तो वहाँ से उतनी दूर से इतनी दूर आता है। क्या दूरी के बारे में कुछ अनुमान है आपका, कितनी दूर होता है तारा? सबसे जो नज़दीक तारा है, अगर सूर्य को मैं मानता हूं तो उसको 8 मिनट प्रकाश आने में लग जाता है। प्रकाश वर्ष में उसकी दूरी निकालिएगा, हमको लगता है कि कुछ करोड़ में आता है, 15-15 करोड़ के करीब में, ऐसे ना किलोमीटर के करीब में, आप उसको एक्यूरेट पता नहीं है, तो सबसे नज़दीक है। अगर उसको छोड़ें तो जो दूसरा तारा है उसको यहाँ आने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट तो इसी से लग जाता है। समय मुझको याद नहीं आ रहा है, मतलब उससे ही अधिक है। मतलब भाई सबसे नजदीक तो मैं सूर्य को ही मांगता हूँ, उससे जो दूर है उसे मान लेते हैं 1-8 घंटे 2 घंटे प्रकाश को आने में लग गए, तो 1-2 घंटे यदि लगने का तात्पर्य क्या, कितनी दूर होगा वो, कई प्रकाश वर्ष दूर। तो अभी मैं एक्यूरेट 2-3 दिन पहले मतलब उस चीज़ को देखा था, कितनी दूर सबसे नज़दीक जो तारा है उसका नाम भी, और कितने देर, मतलब 8 मिनट से अधिक ही लगता है। बृहस्पति से आने में 15-16 मिनट लग जाते हैं, बृहस्पति ग्रह से। वैसे थोड़े बृहस्पति ग्रह क्या प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं, बृहस्पति ग्रह प्रकाश उत्पन्न करता है। अरे ग्रह मैं उसी को कहता हूं तो दूसरे की सहायता से चमकते हैं, ठीक है। जो जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या होता है, तारा होता है। और स्वयं का प्रकाश जिसके पास उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या कि वो है, उसका जो हाइड्रोजन है वो लगातार हीलियम में बदल रहा है, ठीक है। तो ग्रहों के पास ऐसी कोई ऊर्जा नहीं होती है, ऐसा कोई उसके पास मैकेनिक्स नहीं होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करे ग्रह उपग्रह के बाद। फिर भी चंद्रमा चमकता है रात्रि में, क्यों चमकता है पता है किसी को? रिफ्लेक्शन वाला मैटर, सूर्य उसके सामने था, उसे प्रकाश गया था, वो लाइट आ रही थी, उससे टकरा के जो आ रही थी वो आ रही थी, ठीक है। ये आम बात है, इसमें कोई दिक्कत है। चंद्रमा क्यों चमकता है या ग्रह क्यों चमकते हैं? जब उसके अपना लाइट नहीं है फिर भी तो चमकेंगे ही भाई ना, प्रकाश का परावर्तन करके हमको यही लगेगा प्रकाश उसी से आ रहा है। तो थे कहाँ कि किसकी चर्चा कर रहे थे? तारों वाली, ठीक है। तारों से जो प्रकाश आता है वो टिमटिमाने का यही कि उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, पता नहीं कितने बार माध्यम चेंज हुआ होगा, एक ही तरह तो तापमान रहेगा नहीं। हाइट बढ़ने पे तापमान और ठंडा होता जाता है, रात्रि के समय दिन का रहे तो ऊपर ही गर्म रहेगा, नीचे हो सकता है कुछ ठंडा रहे, ऐसा हो सकता है। तो यानी मेरा तात्पर्य समझाने का है मीडियम एक समान नहीं मिलेगा,
और मीडियम एक समान नहीं रहेगा तो लाइट कैसे आएगी। मान लें ऊपर सघन है तो ऐसे आई थी, विरल हुआ तो इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं और ऐसे हो गई। और अगर सघन हो गया तो थोड़ा ऐसे आना चाहिए था, फिर ऐसे हो गई। यानी कहीं ना कहीं ऐसे 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 झिगझैग मोशन इसका हो जा रहा है ना, तो प्रकाश ऐसे ही तो दिखेगा। तुमको टिमटिमा, अगर सीधा ऐसे दिखता तुमको टिमटिमाता नहीं दिखता। अगर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है आता हो तुमको टिमटिमाता दिखता है। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा कारक क्या है, अपवर्तन है। आपसे कोई पूछे कि किस कारक से, तो आप क्या कहते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन क्यों होता है तो बता देंगे आप कि वहाँ से यहाँ तक का जो मीडियम है वो एक समान समांगी मीडियम नहीं है। उसमें कई जगह मीडियम आपको बदले हुए मतलब चेंज मीडियम क्या बदले मिलेंगे, कहीं सघन कहीं विरल। एयर ही रहेगा उससे क्या मतलब है, एयर की डेंसिटी बदलती है हीट के कारण, उससे बदल जाएगा वो मीडियम। और कोई प्रश्न था अपवर्तन से? हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हाइट डिफरेंस का। यदि आप जल में कोई वस्तु रखी देखें तो हमको पास दिखती है, वास्तविक गहराई से कम गहराई पे दिखती है। और यदि आप जल में खुद डूबे हुए हों और बाहर की तरफ देखें तो आपको जो दिखेगा, मैं अगर बाहर आप मान लीजिए कि आप ये अंदर हैं, स्विमिंग पूल में हैं, ठीक है, अंदर डूबे हुए हैं और डूबे हुए कंडीशन में आप मुझको देखते हैं। तो यदि मैं यहाँ 10 फीट की ऊंचाई पे एक चेयर है उस पर खड़ा रहूँगा, एक पिलर है उस पर खड़ा रहूँगा, तो आपको ये ऊंचाई कुछ बड़ी दिखेगी। आपको लगा कि नहीं, पिलर की ऊंचाई 12 फीट है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ये अपवर्तन के कारण। कैसे होता है, अगर एक नॉर्मल घटना को मैं अध्ययन करूं तो मैं क्या कहता हूं, प्रकाश रे ऐसे आई और क्या, अगर ये सघन माध्यम है, ये वाटर है, तो क्या हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगा, अंदर की ओर आएगी ना, अविलंब की ओर। अगर ये सघन माध्यम है तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अगर ये लाइट ऐसे जाती सीधे तो यहाँ व्यक्ति कहता कि नहीं वही ऊंचाई है। अगर ये मैं व्यक्ति की ऊंचाई मान लूँ, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, ये पैर है उसका और ये सर वाला है, तो मैं एक हिस्से का मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से जो लाइट आती है उसका पैर उसको कहाँ दिखेगा। यहाँ से लाइट जो आती है वो इसको ऐसे जाती तो वहीं दिखता, लेकिन उसको क्या दिखता है, उसको ये लगता है कि लाइट तो ये आ रही है, यानी इसको आप सीधे खींचिए यहाँ, उसको पैर ही यहाँ दिखता है, यानी हाइट बढ़ गई ना, ये मैटर होता है। इसी का उल्टा कर देंगे तो हाइट घट जाएगी। यानी आप अंदर देखिए, आप अंदर देखेंगे तो क्या दिखेगा, आप बाहर देखिए, चले आपका व्यक्ति यहाँ है तो ये जो प्रकाश जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ विलंब खींच दूँ तो सघन माध्यम था ना, सघन माध्यम था, को इसको इधर जाना चाहिए था तो ये, लेकिन ये विलंब से दूर हट जाएगा। तो इसको आप मिलाएंगे तो आपको कुछ और ऊपर दिखेगा या कुछ और अंदर दिखेगा। यानी हाइट डिफरेंस हो सकता है कि वास्तव में बॉडी कहाँ है, इसका डिफरेंस हो सकता है। आपको दिखेगा भी इसका अंतर, यदि आप मतलब कोई परीक्षण लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। यानी अब लगभग अपवर्तन की सारी घटनाएं हो गई होंगी, जो बचा होगा उसको आप पढ़ के आइएगा और पूछ लीजिएगा, बस कीजिए। क्या बच गया अंकेश? 9:30 बहुत हो गया।